स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टू द पॉइंट में। मैं रीना मैम आज आप लोगों के सामने मैं टेक्सटाइल के बारे में बात करने जा रही हूँ। यानी कि आज हम लोग एकदम बिल्कुल नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। वैसे तो हमने टेक्सटाइल यानी कि वस्त्र विज्ञान के बहुत सारे टॉपिक को पढ़ाया है जो कि हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, ठीक। लेकिन आज मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रही हूँ टेक्सटाइल यानी कि वस्त्र विज्ञान जो है वो बीए का भी एक सिलेबस है। बीए फाइनल ईयर का एक सिलेबस है, ठीक है। बीए फाइनल ईयर का फर्स्ट पेपर आपका टेक्सटाइल है और सेकंड पेपर एक्सटेंशन एजुकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्सटाइल बीए, ये तो बीए की बात हो गई कि बीए का एक चैप्टर क्या कहते हैं सिलेबस है। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, नेट, ठीक है। अगर हम कोई भी कंपटीशन लेवल का पेपर देने जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पर हमारे इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारे एलटी, टीजीटी, एलटी, पीजीटी यानी कि जो भी यहाँ पे हम कंपटीशन लेवल का पेपर देते हैं उसमें हमारे 5 ब्रांच होते हैं, ठीक है। 5 ब्रांच होते हैं आपका। आप लोग को पता है कि आप लोग का गृह प्रबंध होता है, वस्त्र विज्ञान होता है, आहार एवं पोषण होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट और एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन में ही आपको स्वास्थ्य के संबंध में भी कुछ यहाँ पे एक पॉइंट और बढ़ा के दिया जाता है आप लोग का। यानी कि इसमें एक शब्द को और आपका जोड़ दिया गया है जो कि स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं। तो ये आपके 5 यहाँ पे मैंने आपको बताया क्या क्या कि आपका पहला जो होता है अगर उसे देखा जाए तो आपका पहला होता है गृह प्रबंध। क्या होता है? गृह प्रबंध, ओके। और अगर दूसरे की बात हम लोग कर ले तो वहां पे आपका आ जाएगा वस्त्र विज्ञान, ठीक। और तीसरे नंबर पे अगर आपका आता है तो तीसरे नंबर पे आपका हो गया बाल विकास, जिसे चाइल्ड डेवलपमेंट बोला जाता है, आपका होम मैनेजमेंट, ठीक। उसके बाद है टेक्सटाइल, उसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास जो आपका है वो पढ़ना रहेगा। उसके बाद आपका एक्सटेंशन एजुकेशन, एक क्या वस्त्र विज्ञान, गृह प्रबंध, आहार, चौथा आपका हो गया आहार एवं पोषण। क्या हो गया? आहार एवं पोषण, ठीक है, आहार एवं पोषण। और पांचवें की अगर हम लोग बात करें तो प्रसार शिक्षा आपका। ये 5 ब्रांच होता है और इन्हीं 5 ब्रांच में आप लोग को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी कि आपको बाल विकास में, चाइल्ड डेवलपमेंट में ही आपको क्या पढ़ना होता है? शरीर विज्ञान जो आप लोग को पढ़ना होता है, फिजियोलॉजी, जो कि पीजीटी अगर पेपर देखा जाए तो पीजीटी के पेपर आप के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप किसके लिए हो जाता है? तो पीजीटी के लिए आपका जो शरीर विज्ञान होता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका शरीर विज्ञान होता है। फिर वहीं पे एक पॉइंट आप लोग का और पढ़ना रहता है आपको जो कि प्रसार शिक्षा के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। प्रसार शिक्षा के अंतर्गत या हम लोग बाल विकास के अंतर्गत भी इसको पढ़ सकते हैं जो कि होता है आपका स्वास्थ्य विज्ञान, ठीक है। स्वास्थ्य विज्ञान जिसमें ये स्वास्थ्य विज्ञान होता है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं प्राथमिक चिकित्सा की बात कर ली जाए, प्राथमिक चिकित्सा के बारे में, पट्टियां कितने प्रकार की होती हैं, या कोई व्यक्ति अगर जल जा रहा है तो उसका तुरंत हम लोग किस तरह से उपचार करेंगे। तो ये सारी चीज आपके स्वास्थ्य में ये आ जाता है। इसी में पर्यावरण हो गया आपका, ठीक। पर्यावरण प्रदूषण क्या है, पर्यावरण देखिए आप लोग पर्यावरण तक का चैप्टर तो बिल्कुल एकदम ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्जाम लेवल का पेपर आप देने जाते होंगे तो बिल्कुल आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि 1 या 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आपके पर्यावरण से पूछे जाते हैं। तो ये आपके इतने आपको इसमें पढ़ने होते हैं। अगर आप होम साइंस की किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करने जा रहे हैं तो इतने टॉपिक को आपको कवर करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आज अगर हम लोग आए हैं तो यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे किसके सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टेक्सटाइल यानी कि वस्त्र विज्ञान, जो आपका दूसरा मैंने यहाँ पे लिखाया है। जो दूसरा ब्रांच आपका है या दूसरा ब्रांच बोलिए, पहला ब्रांच बोलिए, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेके पहले चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें वस्त्र विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है। और इसी टॉपिक को मैं यहाँ पे
यानी इसको मैं टेक्सटाइल को एक एकदम नया ब्रांच यहाँ पे शुरू करने जा रही हूँ, बिल्कुल नया कोर्स यहाँ पे मैं शुरू करने जा रही हूँ जो एकदम बेसिक से आपको वस्त्र विज्ञान के बारे में मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं हर टॉपिक को बिल्कुल यहाँ कवर करने वाली हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, फ्री में मैं आप लोग को यहाँ पे सारे टॉपिक कवर करने वाली हूँ। तो इसके लिए बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग वस्त्र विज्ञान की बात करते हैं। वस्त्र विज्ञान में हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, तो वस्त्र विज्ञान की बात हम लोग कर लेते हैं। तो वस्त्र विज्ञान में सबसे पहले हम लोग को इतिहास पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? इतिहास। किसका इतिहास? तो वस्त्र विज्ञान के इतिहास के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हमारा वस्त्र विज्ञान का इतिहास क्या है, ये कब से शुरू हुआ, यानी इसके बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो इसके इतिहास में हम लोग 3 पढ़ेंगे। एक प्राचीन इतिहास को देखेंगे, दूसरा कौन सा देखेंगे, तो दूसरा हम लोग मध्य इतिहास को देखेंगे, और आधुनिक यानी कि आधुनिक समय आपका ये 3 इतिहास आपको इसमें पढ़ाए जाएंगे। अब जब आप इतिहास देखेंगे तो आपको इन 3 इतिहास को यहाँ पे देखना है, और फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें इसके 3 आपको क्या पढ़ना होगा, तो इसके सिद्धांत यानी इसके आपका वस्त्र विज्ञान जो है उसके उद्गम के सिद्धांत को आपको यहाँ पे पढ़ना है। क्या पढ़ना है? उद्गम। ठीक है, उद्गम के सिद्धांत आपको यहाँ पे पढ़ना है, के सिद्धांत। ठीक है, यानी वस्त्र विज्ञान का जो उद्गम, अगर उद्गम का क्षेत्र देखा जाए किस लिए उद्गम हुआ, तो इसमें कुछ वैज्ञानिक लोगों का मानना है कि आपके वस्त्र विज्ञान का उद्गम क्यों हुआ, तो इसके 3 सिद्धांत आते हैं आपका। तो पहला अगर सिद्धांत देख लिया जाए तो पहला आपका है लज्जाशील सिद्धांत। ठीक, कुछ लोगों का मानना है कि लोगों ने वस्त्र का लज्जाशील जो है लज्जा आने पर वस्त्र का विकास किया, और दूसरा जो है अलज्जाशील। दूसरा कौन सा सिद्धांत आपको पढ़ना होगा, तो दूसरा आपको सिद्धांत पढ़ना होगा यहाँ पे अलज्जाशील। और तीसरा अगर देखा जाए, तीसरा सिद्धांत जो आपका होगा, ठीक 4 सिद्धांत है, तीसरा सिद्धांत जो होगा वो होगा सुरक्षा का सिद्धांत। ठीक, सुरक्षा का सिद्धांत। और चौथा जो होगा वो होगा सजावट का सिद्धांत। क्या होगा? सजावट का सिद्धांत। तो ये पहले तो आपका ये इतिहास में आ जाता है, किसमें? आपके टेक्सटाइल यानी वस्त्र विज्ञान जो है उसका इतिहास आपको यहाँ पे पढ़ना है। इतिहास में आपको 3 अवस्थाएं उसकी पढ़ाई जाएगी, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। और अगर हम उसके उद्गम के सिद्धांतों की बात करेंगे तो यहाँ पे उसके उद्गम के सिद्धांत जो होंगे वो आपके 4 होंगे, आपका लज्जाशील, अलज्जाशील, सुरक्षा और सजावट। ये आपको इतिहास में इतना पढ़ना होगा। ये तो इसके इतिहास की बात हो गई। अगर हम अब इसके आगे बात करते हैं, ठीक है, अब इसके आगे इतिहास के बाद, ठीक है, इतिहास के बाद फिर अगर हम लोग पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? इतिहास हो गया, और इतिहास में ही जो अब आप देख लीजिए यहाँ पे कि जो हम इतिहास का जिसमें अध्ययन करते हैं, जो हम इसके इतिहास का ये कहाँ से इसका विकास हुआ, यानी विकास हुआ और कपड़ा पहनने योग्य जो बना, जो इन सारी बातों को हमें बताता है, वही हमारा वस्त्र विज्ञान होता है। ठीक, अब हम लोग देखिए यहाँ पे क्या पढ़ लिए? इतिहास पढ़ लिए। इतिहास में हमने इसकी अवस्थाएं पढ़ ली, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, और इसके उद्गम के सिद्धांत हमने पढ़ लिए। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या पढ़ना होगा इस वस्त्र विज्ञान में? तो सबसे पहले रेशा। क्या पढ़ेंगे हम लोग? रेशा। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? धागा। ठीक है, फिर धागे के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? कपड़ा। ठीक, और कपड़े के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहनने योग्य कपड़ा। ठीक है, पहनने योग्य कपड़ा, इतना हम लोग पढ़ेंगे। अब ये आपको 4 शब्द लग रहा है, लेकिन इसके बहुत सारे रूप हैं, यानी इसमें आप लोग को बहुत ही ज्यादा पढ़ना है। तो अगर हम सबसे पहले धागे की बात कर लेते हैं तो आपको इसमें धागे में क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले आपको धागे के प्रकार पढ़ने
होंगे। तो धागा को अगर देखा जाए तो इसको सबसे पहले दो भागों में बांटा जाता है। एक आपका क्या होता है, लंबाई के आधार पे, ठीक है, एक आपका लंबाई के आधार पे धागे का वर्गीकरण किया जाएगा, और दूसरा जो है स्रोत के आधार पे। दूसरा किस पे, तो स्रोत के आधार पे। दो ये आधार लिया गया है, इस पे वर्गीकरण किया जाएगा। अगर हम लंबाई के आधार पे धागे का वर्गीकरण देखेंगे तो इसमें आपका जो आता है वो होता है आपका फिलामेंट। क्या होता है, तो आपका होता है फिलामेंट, और दूसरा जो होता है वो होता है, ठीक है, स्टेपलर। ठीक, अब हम लोग फिलामेंट में अगर देखेंगे तो फिलामेंट में अगर हम फिलामेंट की बात करते हैं तो फिलामेंट जो होता है, जितने आपके कृत्रिम धागे होंगे, ठीक है, कृत्रिम धागे होंगे वो क्या होंगे, फिलामेंट में आएंगे। फिलामेंट यानी जो सबसे लंबा रेशा होता है वही आपका क्या होता है, फिलामेंट होता है। और अगर स्टेपलर की बात किया जाए, जितनी प्राकृतिक रेशे होंगे वो क्या होंगे, तो वो आपके स्टेपलर होंगे। सिर्फ रेशम को छोड़कर, रेशम को किस में मापा जाता है, तो फिलामेंट में रखा जाता है, क्योंकि ये सबसे लंबा रेशा प्राकृतिक का होता है। इसको मीटर में नापा जाता है, इसे इंच में मापा जाता है। ठीक, ये इतनी पॉइंट आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ तक आपको वर्गीकरण पढ़ना है। अब हम लोग देखेंगे स्रोत के आधार पर वर्गीकरण। ठीक, हम ऊपर करते हैं इसका वर्गीकरण, ठीक है। अब हम लोग देखिए, हमने आपको क्या बताया, यहाँ पे हम लिख देते हैं रेशा। तो मैंने आपको बताया इसका दो आधार पे हम लोग वर्गीकरण करेंगे। कितने, दो आधार पे। एक आपका क्या होगा, लंबाई के आधार पे, और दूसरा स्रोत के आधार पे। ठीक है, पहले में लंबाई के आधार पे मैंने बताया ये दो प्रकार के हैं आपके। एक क्या है, फिलामेंट। ठीक, ये पेपर में पूछा जाता है, फिलामेंट किसे कहते हैं, ठीक, स्टेपलर। ठीक, स्टेपलर जो होता है, स्टेपल जो होता है आपका स्टेपल। ठीक, तो आपका स्टेपल जो होता है, ठीक, ये क्या होता है, तो स्टेपल आपका छोटे रेशे को कहते हैं। किसे कहते हैं, जो छोटा रेशा होता है उसे स्टेपल कहते हैं, और फिलामेंट जो लंबा रेशा होता है उसे फिलामेंट के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका फिलामेंट हो गया और ये आपका स्टेपल हो गया। तो ये हो गया आपके लंबाई के आधार पे। अब ये इसमें जितने आपके कृत्रिम रेशे होते हैं, कौन से होते हैं, कृत्रिम, ठीक, उसको फिलामेंट में रखा जाता है। और जितने आपके स्टेपल होते हैं ये कौन से होते हैं, ये प्राकृतिक रेशे होते हैं। कौन से होते हैं, प्राकृतिक रेशे होते हैं। अब इसमें भी जो है रेशम जो है किसमें आता है, ये प्राकृतिक रेशा है आपका रेशम, लेकिन इसको फिलामेंट में रखा जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी लंबाई बहुत ही ज्यादा अधिक होती है। अब अगर इसकी लंबाई नापने की बात की जाए तो इसको किसमें नापा जाता है, मीटर में, और इसका मेजर किसमें किया जाता है, तो इसका इंच में किया जाता है। इंच में इसका मेजर किया जाता है। आपका स्टेपलर का जो है, स्टेपल जो है, इसकी मेजर हम लोग किसमें करते हैं, इंच में करते हैं, और इसकी मेजर हम किसमें करते हैं, मीटर में करते हैं। तो बात ये यहाँ पे आपकी हो गई, लंबाई के आधार पे आपका रेशा दो प्रकार के होते हैं, फिलामेंट और स्टेपल। ठीक, इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे आगे। अभी तो मैं सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्रोत के आधार पे वर्गीकरण। तो स्रोत के आधार पे अगर हम लोग वर्गीकरण करते हैं तो फिर ये कितने भागों में, ये भी दो हो जाएगा आपका। एक आपका हो जाएगा प्राकृतिक, और दूसरा आपका हो जाएगा कृत्रिम। अब ये प्राकृतिक भी, ठीक, अब इसको हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं। अब हम लोग प्राकृतिक की बात करते हैं तो प्राकृतिक को भी तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। तीन भागों में इसे डिवाइड कर दिया जाता है। अब वो तीन भाग कौन कौन से होंगे, तो आपका एक होगा वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाला, वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाला, दूसरा प्राणी जगत से प्राप्त होने वाला, और तीसरा आपका खनिज। ठीक, खनिज। तो ये तीन भागों में फिर से डिवाइड कर दिए जाते हैं। वनस्पति जगत में अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो जैसे आपका जूट हो गया, कपास,
हेम्प हो गया, लिनन हो गया, तो ये आपके वनस्पतिक जगत से प्राप्त होने वाले रेशे होते हैं। प्राणी जगत से अगर हम बात करते हैं तो इसमें दो ही होते हैं। आपका क्या होता है, आपका एक ऊन होता है और एक रेशम होता है। फिर खनिज जगत से अगर हम प्राप्त करने वाले रेशों की बात करते हैं तो खनिज जगत से 3 प्राप्त होता है, सोना, चांदी और एबेकस। ठीक, तो ये 3 होता है। अभी मैं सिर्फ बार बार बता रही हूँ, एक ही आपको मैं एक फ्रेम बना के दे रही हूँ कि किस तरह से हम लोग को अपनी क्लास को कवर करनी है, लेकिन इसको हम लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक, तो इसमें आपका ये मैंने बताया कि कितने प्रकार के आपके ये होते हैं। ठीक, इसको जो वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाले रेशे होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको सेल्यूलोजिक रेशे कहते हैं, सेल्यूलोज। ठीक है, इसमें सेल्यूलोज पाए की मात्रा होती है, इसलिए इसे सेल्यूलोजिक, ठीक है, रेशा कहा जाता है। और जो प्राणी जगत से प्राप्त होती है उससे प्रोटीन रेशा कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है, इसमें सेल्यूलोज की मात्रा पाई जाती है। ठीक, तो ये आपका हो गया। उसके बाद अगर हम कृत्रिम की बात करते हैं तो कृत्रिम में आपका नायलॉन हो गया, रेयॉन हो गया, डेक्रान हो गया। ठीक, तो ये सारे आपके कृत्रिम रेशे में आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमने बात कर ली रेशे की कि रेशे हमारे कितने प्रकार के होते हैं। इन सब को हम लोग, जैसे आपका कपास है तो हम कपास की पूरी जो है एक उसका एक चैप्टर पढ़ेंगे। ये छोटा सा शब्द नहीं है कि ये जो है वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाला रेशा कपास है, ऐसे नहीं पढ़, उसको उसमें पूरा हम लोग पढ़ेंगे। उसकी बनावट कैसे होती है, उसकी खेती कहाँ पे होती है, कैसे उसकी खेती की जाती है, ठीक, उसको तैयार करने की विधि कैसी होती है, उसकी विशेषताएं क्या होती है, उसकी आंतरिक विशेषताएं क्या है, उसके गुण क्या है, ये सारे चीज यानी हर एक पॉइंट का हम लोग कपास, हेम्प, लिनन, जितनी भी चीजें आ रही, रेशम, ऊन, इन सब को हम लोग एक विस्तार से पढ़ेंगे। बहुत ही ज्यादा विस्तार से हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो ये सब ऐसे सिर्फ ये एक छोटा सा मैं आप लोग को बता रही हूँ कि क्या क्या पढ़ना है, लेकिन इसको हम लोग पूरे विस्तार के साथ एक एक क्लास को डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ पे हमने आपको बताया क्या कि रेशे के बारे में हम लोग को पढ़ना है, रेशे का वर्गीकरण हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कपड़े के बारे में आते हैं। ये तो हमारा रेशा हो गया। दूसरा धागा, दूसरा हमने क्या यहाँ लिख देते हैं कि हम लोग कैसे पढ़ना था। हम लोग को पहले रेशा पढ़ना था। क्या पढ़ना था? रेशा, फिर हम लोग को धागा, फिर हम लोग को कपड़ा, और उसके बाद फिर क्या था? पहनने योग्य कपड़ा, पहनने योग्य कपड़ा। ठीक, इतना हम लोग को पढ़ना है। तो हमने रेशे के बारे में देख लिया। अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में? धागे के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? तो हम लोग अब देखेंगे धागे के बारे में। तो धागे में ही हम लोग क्या देखते हैं कि धागा जो होता है आपका, धागे में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कताई। क्या पढ़ेंगे? कताई। ठीक, कताई, स्पिनिंग इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पिनिंग बोलते हैं। ठीक, अब इस कटाई में ही हम लोग पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, कटाई में ही हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कटाई कैसे की जाती है, यांत्रिक कटाई क्या होती है, हाथ से की गई कटाई कैसी होती है, रासायनिक कटाई कैसे होती है। तो इसमें धागे निर्माण की पूरी प्रक्रिया को हम लोग पढ़ेंगे। बटाई क्या है, ठीक, कटाई करने के बाद फिर कंघी करना, ये सारी चीजें जो आती हैं उसको हम धागा निर्माण में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? तो हम लोग धागा निर्माण में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आपका अगला जो पॉइंट आता है, आपका आता है क्या? कपड़ा। फिर हम लोग को क्या पढ़ना है? कपड़े के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे रेशा हमने पढ़ लिया। रेशे से क्या तैयार किया गया? धागा। यहाँ पे अगर देखा जाए, जैसे मनुष्य की एक जो सबसे छोटी इकाई, जो शरीर की रचना की अगर देखी जाए, सबसे छोटी इकाई आपकी क्या होती है? तो आपके रेशे को कोशिका को शरीर की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। वैसे ही हम लोग अगर देखते हैं तो हमारा जो कपड़ा होता है उसकी सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है? तो वो आप लोगों की होता है रेशा। क्या होता है? रेशा। अब रेशे से हम लोगों ने कपड़ा बना लिया, कपड़े से धागा बना लिया, ठीक, कताई द्वारा उसकी कंघी करके, उसकी बटाई करके, उस पर जो भी चीजें हैं उसकी खिंचाई करके, तो ये सारी प्रोसेस करने में हम लोग धागा निर्माण कर लिए। धागा निर्माण के बाद हम लोग को कपड़ा
बनाना है, यानी कि कपड़ा निर्माण करना है। तो कपड़ा निर्माण करने के लिए हम लोग को क्या करना है, हम लोग को बुनाई करना होगा। ठीक है, क्या करना है, बुनाई के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो बुनाई के लिए आप लोग को पता है कि बुनाई भी कई प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के आपके क्या होते हैं, बुनाई होते हैं। जैसे आपका बास्केट बुनाई हो गया, ठीक है। तो ये सारी जो बुनाई है उसको हम यहाँ भी पढ़ेंगे। ये भी एक बहुत ही बड़ा आपका चैप्टर होगा। यहीं पे बुनाई करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो करघे का, ठीक है, करघे का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे करघे यानी लूम, ठीक है, लूम इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो करघे का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करते हैं कपड़ा की बुनाई करने के लिए। करघे पे हम लोग ताना बाना को सेट करते हैं। एक चीज आप लोग का और पूछा जाता है, ताना बाना। तो जो ये खड़ी रेखा होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ताना कहते हैं। और इसी में जो ये वाली लाइनिंग होती है ऐसे, ठीक, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको बाना कहते हैं। ठीक, ये पेपर में पूछा जाता है ताना बाना, या ताना किसे कहते हैं, बाना किसे कहते हैं। तो ये ऐसे पेपर में पूछा जाता है। तो यहाँ पे करघे की बात आती है। तो हम लोग बुनाई के लिए, बुनाई में बुनाई के प्रकार, ठीक, उसके बाद हम लोग करघा पढ़ेंगे। करघा में ही आपके करघा के बहुत सारे पार्ट होते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, करघे पे बात करेंगे। उसके बाद करघे से जो उतरा हुआ कपड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ग्रे, ठीक, ग्रे गुड्स। ये भी पेपर में पूछा जाता है, ग्रे गुड्स किसे कहते हैं। तो ग्रे गुड्स जो होता है वो आपके करघे पर से उतरा हुआ कपड़ा होता है। ये कैसा होता है, तो ये मटमैला होता है। कैसा होता है, मटमैला होता है। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे हम लोग इतनी बातें कर ली। रेशा बनाया, रेशे से हम लोगों ने धागा बनाया, धागे से धागा बनाने के लिए हम लोग कटाई की। कटाई करते समय पूरी प्रोसेस को पढ़ेंगे। उसके बाद फिर देन हम लोग जब धागा निर्माण हो जाएगा हम लोग क्या करेंगे, बुनाई करेंगे। बुनाई के लिए हम लोग बुनाई के प्रकार को पढ़ेंगे। प्रकार के बाद फिर देखिए बुनाई के प्रकार, उसके बाद बुनाई करने के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, तो हम लोग करघे का प्रयोग कर रहे हैं, लूम जिसे बोलते हैं। ठीक, लूम का प्रयोग कर रहे हैं। अब हम लोग करघे के सारे प्रकार को पढ़ेंगे। यांत्रिक प्रकार हो गया, रासायनिक, मतलब जो भी चीजें यहाँ पे आएंगी उन सारे टॉपिक पे हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद जब करघे से जो कपड़ा तैयार हुआ उस कपड़े को हम लोग क्या कहे, ग्रे गुड्स के नाम से हम लोग कहे। ठीक, ग्रे गुड्स के नाम से कहे। और ये किस कलर का होता है, तो आपका होता है मटमैला। अब ये मटमैला कलर का कपड़ा होता है। अब हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को क्या करना है, पहनने योग्य कपड़ा बनाना है। ठीक, बात समझ में आ गई कि अब हम लोग को क्या बनाना है, कि ये मटमैला है, कपड़ा तो तैयार हो गया, लेकिन अब हमें पहनने योग्य कपड़ा बनाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहनने योग्य कपड़ा बनाने के लिए हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे परिसज्जा। क्या पढ़ेंगे, परिसज्जा। ठीक है, पहनने योग्य कपड़े बनाने के लिए हम लोग परिसज्जा पढ़ेंगे। और परिसज्जा को भी इसमें आपका दो होगा, एक आपका यांत्रिक परिसज्जा होगा, ठीक है, यांत्रिक और दूसरा आपका रासायनिक परिसज्जा। यानी कि यहाँ पे हम लोग दो परिसज्जा को पढ़ेंगे। आपका एक क्या, यांत्रिक परिसज्जा और दूसरा रासायनिक परिसज्जा। यहाँ पे हम लोग परिसज्जा पढ़ेंगे। और इसी परिसज्जा में हम लोग पढ़ेंगे क्या, रंगाई। क्या पढ़ेंगे, रंगाई। ठीक है, और रंगाई पढ़ेंगे और साथ जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसकी छपाई। क्या पढ़ेंगे, छपाई। तो रंगाई में भी आप लोग का कई तरह की रंगाई होती है। जैसे रंगाई आप लोग का रंगाई हो गया, आपका सूक्ष्म रंगाई होता है। ठीक, रंग के प्रकार हो गए। तो यहाँ पे ही हम लोग रंग के प्रकार, रंगाई के जो होते हैं वो तरीके पढ़ेंगे। उसके बाद आपकी छपाई आ गई। छपाई में ब्लॉक पेंटिंग, स्पिनिंग पेंटिंग, ठीक है, तो स्टेंसिल जो आपकी पेंटिंग होती है। तो यहाँ पे हम लोग रंगाई, छपाई पढ़ेंगे।
ठीक, इसकी परिसज्जा में हम लोग परिसज्जा करेंगे यांत्रिक विधि से, रासायनिक विधि से, और उसी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे इसको रंगाई छपाई। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हम लोग कहाँ पे, पहनने योग्य कपड़े को तैयार करने के लिए बनाएंगे। अब ये कपड़ा आपका क्या हुआ, पूरी तरह से तैयार हो गया। अब इस कपड़े को हम लोग को क्या करना है, पहनने योग्य बनाने के लिए, तो अब हम लोग इसका क्या करेंगे, सिलाई करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, तो अब हम लोग यहाँ पे इसकी सिलाई करेंगे, और सिलाई के में ही हम लोग क्या करेंगे, तो पहले सिलाई मशीन को पढ़ेंगे। सिलाई मशीन को पढ़ेंगे, यहीं पे हम लोग ड्राफ्टिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। किसके बारे में, तो ड्राफ्टिंग के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है, कैसे ड्राफ्टिंग लिया जाता है, कैसे निशान लगाया जाता है। तो इन सारी बातों को यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। सिलाई में ही हम लोग कॉलर के प्रकार हो गए। ठीक है, अगर देखा जाए टीजीटी पीजीटी तो उतना ज़्यादा इसको डीपली में यहाँ पढ़ना नहीं है, लेकिन अगर हम लोग एलटी और नेट की बात करते हैं तो एलटी और नेट में बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके कॉलर के प्रकार, जेब के प्रकार, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो यहाँ पे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पूरा हम लोग यहाँ पे पूरा डिस्कस करेंगे, ड्राफ्टिंग सिलाई मशीन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग का मैंने ये यहाँ पे पूरा एक क्या हो गया, जब यहाँ पे हम लोग कपड़ा सिल लेंगे, उसकी सिलाई, उसकी ड्राफ्टिंग कर लेंगे, उसकी सिलाई कर लेंगे, तब जाके आपका कपड़ा क्या होगा, पहनने योग्य कपड़ा बन जाएगा। अब जब हम कपड़े को पहनेंगे तो उसमें लगेगा दाग, और उस दाग को छुड़ाने के लिए, तो आप लोगों ने भी इस टॉपिक को भी पढ़ा होगा कि जब आप लोग इस पेपर में पूछा जाता है कि लिपस्टिक के दाग को कैसे छुड़ाया जाए, हल्दी के दाग को कैसे छुड़ाया जाए, या कॉफ़ी चाय की दाग को कैसे छुड़ाया जाए, तब हम लोग यहाँ पे दाग को पढ़ेंगे। और जैसे कि आपकी ब्लीचिंग, ठीक है, ब्लीचिंग कैसे किया जाएगा, डाई कैसे किया जाएगा, तो इन सारे टॉपिक को हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे कि आपका दाग कितने प्रकार के होते हैं, दागों को किस तरह से छुड़ाया जाता है। ठीक, तो लास्ट में हम लोग इस पे बात करेंगे छुड़ाने की तरीका, जैसे आपकी डाई क्लीनिंग किस पे होती है, ब्लीच किस पे किया जाता है, ब्लीच आपका सफ़ेद कपड़े पे किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम लोग इस तरह से अगर देखा जाए तो इस तरह से हम लोग पूरा जो है धागे से कपड़ा, रेशे से धागा, फिर धागे से कपड़ा, और फिर कपड़े से पहनने योग्य कपड़े तक, यानी कि हम लोग उसकी रंगाई छपाई, उसकी प्रिंटिंग, हर चीज़ को यहाँ पे हम लोग को इस तरह से पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे, ये तो आपका मैंने एक छोटा सा बताया वीडियो कि किस तरह से हमको पढ़ना है, कि क्या क्या हमको आपको वस्त्र विज्ञान में पढ़ना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपका विषय वस्तु यानी टेक्सटाइल मैंने पूरी तरह से आप लोग को बता दिया कि इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे, और कल की वीडियो यानी कि नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग शुरू करेंगे वस्त्र विज्ञान। क्या पढ़ेंगे, तो वस्त्र विज्ञान को पढ़ेंगे, और वस्त्र विज्ञान में क्या पढ़ेंगे, तो उसके इतिहास के बारे में, जैसा कि हम लोगों ने अभी भी डिस्कस किया कि सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, तो इतिहास के बारे में पढ़ना है। तो अगली वीडियो में हम लोग इतिहास, वस्त्र विज्ञान के इतिहास के बारे में जानेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।